हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल PWIT जैम एंड CSI नेट। तो हम कर रहे हैं CSI नेट के PYQs और ये है सेकंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, दैट वाज ऑफ शिफ्ट 1। अब हम उसी क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करेंगे और रिविजन करते हुए कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। The question is, which of the following statements is incorrect? कौन सी ऐसी statement है जो incorrect है? First, transient rise in calcium is necessary for egg activation in mammals. Sperm induces egg activation and does not involve calcium. In many organisms, eggs secrete diffusible molecules that attract and activate sperm. Fourth, capacitated mammalian sperm can penetrate the cumulus and bind the zona pellucida. तो ये हैं चार ऑप्शंस और आपको ये बताना है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अगर आप बहुत ध्यान से इस चीज को देखेंगे ना, तो सबसे पहली चीज इसमें बहुत आसान एक चीज थी कि कैल्शियम आयंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सबसे पहले आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, जो इवेंट होता है दैट इज एग एक्टिवेशन का जो इवेंट होता है और स्पर्म और एग फ्यूजन जो होता है, उसमें कैल्शियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आप यहां से भी देते तो आपको पता चल जाता कि सेकेंड ऑप्शन दैट इज स्पर्म इंड्यूसेस एग एक्टिवेशन एंड डज नॉट इन्वॉल्व कैल्शियम, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। सो द ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। ये है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपकी हेल्प के लिए यहां पर है एक फिगर जो सीरीज ऑफ इवेंट समझाती है कि कैसे कैसे फ्यूजन होता है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है कीमोटैक्सिस एंड कैपेसिटेशन। कीमोटैक्सिस में क्या होता है? दैट इज एग, जो एग है वो कुछ मॉलिक्यूल्स का सिक्रीशन करती है जिसकी वजह से स्पर्म अट्रैक्ट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? कीमोटैक्सिस, दैट इज एग कुछ मॉलिक्यूल्स का सिक्रीशन करती है जिसकी वजह से स्पर्म उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। एंड उसके साथ साथ क्या होता है? कैपेसिटेशन होता है, दैट इज ये एक ऐसा इवेंट है जब आपका जो स्पर्मेटोजो है वो एक फंक्शनल स्टेट में आता है कि वो रेडी हो चुका है फ्यूजन के लिए। कैपेसिटेशन क्या है? स्पर्मेटोजोआ जो है वो अपनी लास्ट स्टेज पर आता है और एक फंक्शनल या फिर आप कहोगे एक उस स्टेट पर आ जाता है कि अब वो रेडी है फ्यूजन के लिए। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड क्या होता है? एक्रोसोम रिएक्शन होता है एंड डाइजेशन ऑफ जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा का डाइजेशन किया जाता है जब कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है एक्रोसोम से, दैट इज एक्रोसोम रिएक्शन होती है। देन होता है थर्ड, स्पर्म एग का फ्यूजन होता है, इजेक्शन होता है फॉस्फोलाइपेज सी का एंड स्पर्म न्यूक्लियस इनटू द एग। जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो एंटर करता है एग के अंदर एंड रिएक्शन ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, दैट इज आपको पता है फिर एक रिएक्शन होती है कि पॉलीस्पर्मी को रोका जाए, दैट इज एग जो है और स्पर्म के साथ फ्यूज ना करे, दैट इज पॉलीस्पर्मी। आपको ये याद रखना है कि प्रिवेंशन किया जाता है पॉलीस्पर्मी का, दैट इज जो एग है वो और स्पर्म से फ्यूज ना करे। उसके बाद का इवेंट है हाइड्रोलिसिस ऑफ PIP2 बाय PLC फॉस्फोलाइपेज C टू DAG एंड IP3। फिर एक DAG और IP3 फॉर्म होते ही सेल सिग्नलिंग स्टार्ट हो गई, दैट वाज। फिर उसके बाद क्या होता है? IP3 बाइंड्स टू IP3 रिसेप्टर ऑन द ER, एज अ रिजल्ट कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, एग एक्टिवेशन होगा और सेल साइकिल रिजप्शन होगा एंड देन द सीरीज फॉलोज फॉर द फ्यूजन। तो मेरा सजेशन ये है कि आप ऐसी जो फिगर्स होती हैं जिसमें सब कुछ जो है एक ही फिगर में आपको देखने को मिलता है, आप स्टैंडर्ड बुक्स में देखोगे बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसी फिगर्स होती हैं या फिर आपको गूगल पे भी बहुत आसानी से मिल जाती हैं इमेजेस। तो आप ऐसी पिक्चर्स को ना बहुत स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहो या आप जैसे भी रखना चाहो उन्हें रखो, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना जब आप रिवीजन करने लगोगे तो ये पिक्चर्स आपकी बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस एक ही फिगर में है और उसके साथ साथ आपको एक्रोसोम रिएक्शन भी रिवाइज हो सकता है, कैपेसिटेशन भी रिवाइज हो सकता है, सब कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप इसी में रिवाइज कर लोगे। तो यू शुड हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ दीज फिगर्स। आप जो भी पढ़ाई कर रहे होंगे उसमें फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ साइंसेज में तो फिगर्स के बिना काम भी नहीं है। तो जो भी आपको फिगर ऐसी लगती है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे रिवाइज कर सकता हूँ, कीप दैट पिक्चर्स हैंडी, ताकि आप उसका कलेक्शन बना के रख लो या फिर एक जगह पे उनको सेव कर लो ताकि रिवीजन के टाइम पे दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। तो ये है कंप्लीट फिगर। एक बार क्वेश्चन से दोबारा मैच करते हैं। ट्रांजिएंट राइज इन कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर एग एक्टिवेशन, जो आपने यहाँ पे देखा कि कैल्शियम जो है इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से एग का एक्टिवेशन हुआ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सॉरी, सेकेंड स्टेटमेंट थी
स्पर्म इंड्यूसेस एग एक्टिवेशन एंड डज नॉट इन्वॉल्व कैल्शियम। गलत हो गई स्टेटमेंट क्योंकि कैल्शियम का रोल है। नेक्स्ट, इन मेनी ऑर्गेनिज्म एग सीक्रेट डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स दैट अट्रैक्ट एंड एक्टिवेट स्पर्म, जो आपने देखा कीमोटैक्सिस रिएक्शन होती है। कैपेसिटेटेड मेमेलियन स्पर्म कैन पेनिट्रेट द क्यूमुलस एंड बाइंड द जोना पेलिसिडा, जो आपने देखा कि जोना पेलिसिडा से यहाँ पर जो स्पर्म है वो बाइंड करता है। तो द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी कि कैल्शियम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता आपके एग एक्टिवेशन में, दैट इज इनकरेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज, और ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये बहुत आसान होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बट कई बार क्या होता है कि जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें पढ़ते टाइम ही वी लूज होप कि हम नहीं कर पाएंगे, और बहुत आसान क्वेश्चन होता है इनहेरिटेंस बायोलॉजी का ये क्वेश्चन। इन अ कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट बिटवीन बैक्टीरियल HFR स्ट्रेन X एंड F, ये F नेगेटिव सेल थी, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया, F negative cell lac gene enters the recipient in 4 minutes, but the F cells remain auxotrophic for leucine, tryptophan, URA, glycophyline and glycine. The mating is then allowed to proceed for 20 minutes and lac positive X conjugates are selected. Of the lac cells, 35% सेल्स जो थी उनमें वो ल्यूसिन पॉजिटिव हो गई, 98 जो थी वो ट्रिप्टोफैन पॉजिटिव हो गई, जो 10% थी वो यूरियस पॉजिटिव हो गई, 65 ग्लूकोज पॉजिटिव हो गई, उसके बाद फिनाइलएलानाइन एंड ग्लाइसिन, ये सारे सीरीज हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द जीन एज दे एंटर फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। देखो इन्होंने क्या बोला, इसको एक ऐसे सोचो, मान लो ये एक ट्रेन है, मान लो ये एक ट्रेन है, ये एक पहिया, ये एक कोच, फिर एक कोच, उसके बाद ये एक कोच, उसके बाद ये एक कोच, इस तरह से बहुत सारे कोचेस हैं, ठीक है। अब ये ट्रेन जो है एक टनल को क्रॉस करती हुई बाहर आ रही है। ये ट्रेन है जिसमें बहुत सारे कोचेस हैं और ये एक ट्रेन जो है टनल को क्रॉस करती हुई बाहर की तरफ आ रही है। मैंने आपको कहा, ठीक है, मैंने आपको कहा ये जो फर्स्ट कोच है ना ये 4 मिनट में बाहर आ गया। ये फर्स्ट कोच जो था वो 4 मिनट्स में ना बाहर आ गया। उसके बाद फिर ट्रेन चलती जा रही है और उसके बाद 20 मिनट के बाद मैंने क्या किया, फिर मेरे को बताओ कि मैंने आपको ये बोला कि 20 मिनट तक ट्रेन चलती जा रही है, जिसके बाद मैंने ये देखा कि ये वाला जो कोचेस था वो, फिर आप ये समझ लो कि उसके बाद क्या हुआ कि ये वाला कोच जो था 35%, ऐसे समझ लो इसको कि सेकंड कोच जो था वो 98% बाहर आया। इसको ऐसे समझोगे कि एक ट्रेन है जो एक टनल को क्रॉस कर रही है। इसको पूरी फिगर के साथ समझाती हूँ दोबारा से पीछे से। लेट्स स्टार्ट, वेट अ मिनट। तो ये है आपकी एक ट्रेन जिसमें बहुत सारे कोचेस हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये एक ट्रेन थी जो एक टनल से बाहर आ रही थी। ठीक है, मैंने क्या देखा, जब ये ट्रेन बाहर आई तो 4 मिनट में सबसे पहला कोच बाहर आ गया। जब 4 मिनट बाद मैंने देखा, मतलब ट्रेन जो थी टनल के अंदर गई और दूसरी तरफ से बाहर आई जब ट्रेन, तो सबसे पहले 4 मिनट के अंदर अंदर पहला कोच बाहर आ गया पूरा। उसके बाद जब मैंने देखा तो सेकंड वाला कोच 98% बाहर आया था। उसके बाद जो थर्ड वाला था वो 45% बाहर आया था। जो ये वाला था वो 35% बाहर आया और ये आया ही नहीं। अब मुझे बताओ कि किस सीरीज में कोचेस प्रेजेंट है। कैसा एग्जांपल है, एक ट्रेन थी जो एक टनल में एंटर करी, एक तरफ से एंटर करी, दूसरी तरफ से बाहर आ गई। ठीक है, तो 4 मिनट के अंदर अंदर मैंने क्या देखा कि जो पहला कोच था, मैंने पहले ही बोल दिया कि जो सबसे पहला कोच था वो पूरा बाहर आ गया। उसके बाद जो सेकंड वाला था वो 98% बाहर दिख रहा था मुझे, थर्ड वाला 45% दिख रहा था, 35 वाला जो आपका फोर्थ वाला था वो 35% दिख रहा था, और एक तो दिख ही नहीं रहा मुझे। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि बताओ किस सीरीज में है। तो आप ऐसे ही बताओगे ना, जो सबसे पहला बाहर आ गया वो फर्स्ट कोच हो गया, जो 98% दिख रहा था मतलब वो उसके नेक्स्ट वाला ही होगा, तभी वो इतना सारा बाहर आ गया। उसके बाद जो थर्ड वाला होगा वो 45% होगा, फिर वो वाला ऐसे ही प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही अगर एक ऑर्गेनिज्म से
जैसे आप देख रहे हो HFR से जो F नेगेटिव में ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, अगर ये सीक्वेंस होगा, मैं एग्जांपल ले रही हूं कि ऐसे ये HFR का जेनेटिक मटेरियल है, हम आपको अगर पता होगा तो कैसे करते हैं, कॉन्जुगेशन हम कराते हैं तो क्या करते हैं, हम सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन होने देते हैं और बीच में कॉन्जुगेशन को रोक देते हैं, दैट इज HFR और F नेगेटिव सेल्स को रखते हैं, HFR और F नेगेटिव सेल्स को रखते हैं और उनके कॉन्जुगेशन को होने देते हैं, लेकिन बीच बीच में डिस्ट्रप्शन करते हैं। जैसे मान लो एक यहाँ पर कॉन्जुगेशन चल रहा था, उसको 4 मिनट पर रोक दिया, एक और कॉन्जुगेशन चल रहा था, उसको 20 मिनट पर रोक दिया। ये हम क्यों करते हैं, फिर हम इनके बाद जो आपकी F नेगेटिव होती है उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा जीन जो है ट्रांसफर हुआ है और कौन सा नहीं हुआ। उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से जीन साथ में है। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है, एक HFR बैक्टीरियल सेल लेते हैं और एक F नेगेटिव लेते हैं, दोनों को कंजुगेशन कराने लेते हैं और अलग अलग होती हैं, किसी को 4 मिनट पे रोक देते हैं कंजुगेशन, किसी का 20 मिनट पे, किसी का, फिर ये देखते हैं कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल, फिर उनकी सीक्वेंसिंग करते हैं, जेनेटिक F नेगेटिव की जेनेटिक मटेरियल की सीक्वेंसिंग करते हैं और देखते हैं कि कौन सा वाला जीन जो है वो किस पोजीशन पर प्रेजेंट है। इससे हमें पता चलता है, देखो जैसे ट्रेन है, जैसे ट्रेन का ट्रांसफर होगा वैसे ही होगा, ये जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर होना शुरू हुआ, तो जब मैंने यहां पर इसको ब्रेक कर दिया तो ये वाला पार्ट इसमें चला जाएगा, ये बाकी रह जाएगा। सिमिलरली अगर एक और तरफ चल रहा है, एक और कंजुगेशन चल रहा है, ऐसे एक कॉन्जुगेशन चल रहा है, यहां से जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर किया जा रहा है, तो जब मैंने कॉन्जुगेशन ब्रेक किया तो ये वाला तो F नेगेटिव में ट्रांसफर हो गया और ये वाला रह गया। तो कौन से जीन, अब जैसे ट्रांसफर हो रहा होगा तो जो जीन साथ साथ होंगे वो साथ साथ होंगे, ट्रांसफर होते जाएंगे। यही क्वेश्चन में था कि इन्होंने क्या देखा कि जो पहले 4 मिनट में था ना, पहले 4 मिनट पर जब इन्होंने कॉन्जुगेशन को ब्रेक किया तो ल्यूसीन पॉजिटिव सेल्स आ गई, मतलब सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल पे कौन सा जीन है, ल्यूसीन है। उसके बाद इन्होंने क्या देखा, उसके बाद इन्होंने 20 मिनट्स तक कॉन्टिन्यूअसली कराई, उन्होंने देखा कि 98% सेल्स में ट्रिप्टोफैन का ट्रांसफर हो गया। दैट मीन्स नेक्स्ट कौन सा होगा, ट्रिप्टोफैन रहा होगा। जैसे आपने देखा टनल से जब ट्रेन आई, सबसे पहले पहला डिब्बा बाहर आएगा, फिर जो सेकंड वाला डब्बा होगा वो 98% दिख रहा था, मतलब सेकंड नंबर पे वो था। थर्ड पे अगर आप देखोगे तो थर्ड पे कौन सा है, ग्लाइसिन। उसके बाद नेक्स्ट ग्लूकोज, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है 35, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ सॉरी, सबसे पहले लैक्टोज है, लैक लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 35 पे ल्यूसिन। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट कौन सा है 10% यूरिएज, एंड फाइनली 0% जो है वो है आपका फिनाइल। तो कौन सा है, लैक्टोज पॉजिटिव ट्रिप्टोफैन ग्लाइसिन, जो आपका लास्ट ऑप्शन। कैसे समझोगे, ट्रेन चलानी है, एक टनल के थ्रू पास करनी है, ठीक है। कैसे देखना है कि ट्रेन चलती जा रही है तो सबसे पहले जो बाहर आएगा वो सबसे पहला डिब्बा होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट में सबसे ज्यादा दिख रहा होगा टनल के बाहर वो सेकंड डिब्बा होगा, जो थर्ड होगा। सिमिलरली यहां पर भी करना है, जो सबसे ज्यादा सेल्स में दिखेगा वो सबसे पहला होगा जेनेटिक मटेरियल पे, क्योंकि अगर ये एक सेल होती, ये एक HFR सेल है और एक F नेगेटिव है, ठीक है। जब ट्रांसफर होगा तो सबसे पहले कौन सा जाएगा, लैक्टोज जाएगा। उसके बाद 98% सेल में आपको ट्रिप्टोफैन दिख रहा है, मतलब नेक्स्ट ट्रिप्टोफैन था ना, कि वो ट्रिप्टोफैन का ट्रांसफर इतनी जल्दी हो रहा है कि वो सेल्स में दिखने लग गया है जब तक आपने उसको ब्रेक किया। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना, तो बहुत सिंपल होता है और ऐसे ही लिखा आता है, जैसे आपको यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है, कभी कभी आपको नंबर में दिया होगा कि फॉर एग्जाम्पल 35 सेल्स में दिख रहा था, 98 सेल्स में दिख रहा था, तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है, जो सबसे पहले ट्रांसफर हुआ उसको सबसे पहले लिखो, उसके बाद नंबर मैच करो, जिसका नंबर सबसे ज्यादा है वो सेकंड नंबर पे होगा, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाओ, अपने आप ऑर्डर निकल आएगा। एंड प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। ट्रेन है, चलती जा रही है और जैसे जैसे जिस डिब्बे को देखते जाओगे, जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले
बाहर आएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। The next is the additive nature of a genetic map was suggested by Alfred Sturtevant and T.H. Morgan is possible if there is no interference in a crossover, complete interference in crossovers, partial interference in crossovers, variable interference in crossovers, dependent on the genetic distances. सबसे पहले इस चीज को समझोगे कि additive nature of genetic map का मतलब क्या है। Additive nature of genetic map, इसका मतलब ये है कि मान लो ये आपका जीनोम है, जीनोम पे 3 जीन हैं A, B एंड C। तो आपको दिया हुआ है कि A और B का डिस्टेंस है 20 सेंटीमॉर्गन का और B और C का डिस्टेंस है 10 सेंटीमॉर्गन का। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ये बता रही हूँ कि एडिटिव नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है, जेनेटिक मैप का मतलब क्या है। एडिटिव नेचर ऑफ जेनेटिक मैप का मतलब ये होता है कि आपका ये जीनोम है जिसपे 3 जीन है A, B और C। तो A और B का जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमॉर्गन का, B और C का है 10 सेंटीमॉर्गन का। तो इससे एडिटिव नेचर का मतलब क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इक्वल्स टू 30 सेंटीमॉर्गन। दैट इज आपने इन दोनों को प्लस कर दिया, एडिटिव मतलब ऐड कर दिया। तो एडिटिव नेचर का मतलब क्या होता है, अगर आपके 3 जीन्स या XYZ जितने भी जीन्स लोकेटेड हैं, तो अगर आपके A और B के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमॉर्गन का है और B और C के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमॉर्गन का है, तो आप कह दोगे A और C के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमॉर्गन का होता है। ये होता है एडिटिव नेचर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द एडिटिव नेचर ऑफ जेनेटिक मैप एज सजेस्टेड बाय एल्फ्रेड स्टॉर्टवन एंड T.H. मॉर्गन इज पॉसिबल। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो एडिटिव नेचर वाली कंडीशन है ये कब पॉसिबल होती है वो बताओ। देखो, जब भी सबसे पहले आपको यहां पर 2 कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। जब भी हम जीन मैपिंग करते हैं या फिर आप कहोगे जब हम जेनेटिक मैप्स बनाते हैं, तो जेनेटिक मैप्स में क्रॉसओवर्स या फिर आप जो रिकॉम्बिनेशन पढ़ते हो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्रॉसओवर्स या रिकॉम्बिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो आपका जेनेटिक डिस्टेंस है, दैट इज आपका जो जीन डिस्टेंस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन के। अब इस चीज को पहले अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन में एडिटिव नेचर काम करता है, ये पूछा गया है। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जब भी हम जेनेटिक मैप्स बनाते हैं उसमें रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसओवर्स, जो आप रिकॉम्बिनेशन पढ़ते हो, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो जीन डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन के। मतलब जितना दूर 2 जीन्स होंगे उतना ही उनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस होंगे, क्रॉसओवर के चांसेस होंगे। दैट इज जीन डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन के, कि जितनी दूर 2 जीन्स होंगे जीनोम पर उतना ही उनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड सेकेंड फिनोमिना जो काम आता है वो होता है इंटरफेरेंस। सेकेंड फिनोमिना जो काम आता है वो होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस ना, किसी चीज के साथ इंटरफेयर करना, छेड़छाड़ करना। सो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? मान लो ये 2 क्रोमोसोम्स थे जिनके बीच में क्रॉसओवर हो चुका है, जिनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। तो इंटरफेरेंस एक फिनोमिना है जिसकी वजह से
इस क्रॉसओवर के आसपास दूसरा क्रॉसओवर प्रिवेंट किया जाएगा। क्या होने वाला है? इंटरफेरेंस क्या है? क्रॉसओवर क्या है? रिकॉम्बिनेशन है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस एक फिनोमिना है जिसकी वजह से अगर एक क्रॉसओवर हो चुका है उसके आसपास दूसरा क्रॉसओवर प्रिवेंट किया जाता है, तो ये है इंटरफेरेंस। नाउ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दो चीजें याद रखोगे, किससे रिलेटेड है? आपका जो जीन डिस्टेंस है वो रिलेटेड होता है रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन के। इंटरफेरेंस क्या होता है? दैट इज अगर एक जगह पर क्रॉसओवर हो चुका है तो उसके आसपास सेकंड क्रॉसओवर को प्रिवेंट किया जाता है। नाउ तो कब जो आपका जो रिकॉम्बिनेशन होता है उससे जो एडिटिव इफेक्ट है वो चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन इज एडिटिव नेचर ऑफ जेनेटिक कब पॉसिबल होता है? नो इंटरफेरेंस इन क्रॉसओवर्स, कंप्लीट इंटरफेरेंस इन क्रॉसओवर्स, पार्शियल इंटरफेरेंस इन क्रॉसओवर। तो मैंने आपको ये बताया जब रिकॉम्बिनेशन होता है उससे आपका क्या होने वाला है? उससे आपका जीन डिस्टेंस चेंज होने वाला है। नाउ अगर हमें एडिटिव इनवर्स रखना है, अगर देखो ये जीनोम होता, इसमें सारे जीन्स प्रेजेंट होते A B C D, ठीक है, ऐसे ही सारे के सारे प्रेजेंट होते और क्रॉसओवर कोई भी ना होता, कहीं पर भी क्रॉसओवर ना होता, तो हम डायरेक्टली बता सकते थे इसका डिस्टेंस इसके साथ कितना है, इसका डिस्टेंस इसके साथ कितना है, इसका डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस चेंज क्यों होता है? क्योंकि ये रिकॉम्बिनेशन पे डिपेंड होना शुरू हो जाता है, मतलब ये क्रॉसओवर पे डिपेंड होना शुरू हो जाता है। अगर हमें एडिटिव इफेक्ट लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्रॉसओवर्स को रोकना पड़ेगा। तो क्रॉसओवर्स किससे रुकेंगे? इंटरफेरेंस से। तो एडिटिव नेचर कब काम करेगा? जब कंप्लीट इंटरफेरेंस होगा क्रॉसओवर्स में। तो सिंपल सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो आपका एडिटिव नेचर है वो क्या होता है कि सीधा सीधा एडिशन कर दो और जीन डिस्टेंस आ जाएगा, लेकिन ये जीन डिस्टेंस जो है ट्विस्ट के साथ किस पे डिपेंड हो जाता है? रिकॉम्बिनेशन के साथ। मतलब ये क्रॉसओवर ने तो जीन डिस्टेंस को इफेक्ट करना शुरू कर दिया। अगर हमें जीन डिस्टेंस को एडिटिव रखना है तो हमें क्या करना है? हमें क्रॉसओवर्स को रोकना है, और अगर हम क्रॉसओवर्स को रोकना है तो हमें क्या यूज करना है? हमें इंटरफेरेंस का यूज करना है। तो अगर हमें एडिटिव नेचर काम में लाना है तो हमें सभी के सभी क्रॉसओवर्स को रोकना पड़ेगा, सभी की सभी जगह पर इंटरफेरेंस लानी पड़ेगी, तब हमारा जीन जो है, जीन डिस्टेंस जो है वो एडिटिव नेचर शो करेगा। सो प्लीज इसको याद रखना, क्रॉसओवर्स और इंटरफेरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके जीन डिस्टेंस में। आप आगे जाके न्यूमेरिकल्स भी देखोगे, जब आप देखोगे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज जीन डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हो, उसमें और एलैबोरेट करके समझाऊंगी ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑटो पॉलीप्लॉइडी। अब ध्यान से देखोगे तो इसके कॉम्बिनेशन है ऑटो पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये तो पता ही होगा। पॉलीप्लॉइडी मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, सीधा। उसके बाद ऑटो वर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ऑटो वर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्फ। तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या है कि 2 से ज्यादा क्रोमोसोम्स होने वाले हैं, 2 से ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होने वाले हैं। तो सब में चेक कर लेते हैं, मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, डुप्लीकेशन ऑफ अ क्रोमोसोम और न्यूक्लियस। तो ये हो गया गलत। अब वापिस आओ, जिसमें से बोथ ऑफ विच आर फ्रॉम द सेम पेरेंटल स्पीशीज, बोथ ऑफ विच आर फ्रॉम डिफरेंट पेरेंटल। मैंने क्या बोला? सेल्फ। सेल्फ से सबसे पहले डिफरेंट हटा दो, क्योंकि सेल्फ है मतलब सेम क्राइटेरिया आने वाला है। मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ओनली फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो अब ये आया कि एक तो पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन है जिसमें 2 से ज्यादा क्रोमोसोम है। एक ऑप्शन कह रहा है जिसमें से एक ऐसा है जो एडिशनल है, सेम पेरेंट से आया, और एक है जो तीनों के तीनों, मतलब फॉर एग्जांपल लेट 3 ऑटो पॉलीप्लॉइडी में 3 सेट हो गए, तो तीनों के तीनों सिंगल पेरेंट से आते हैं? नहीं। आपको पता है कि जब भी हमारे एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हमें हमारे मदर से मिलता है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हमें हमारे फादर से मिलता है, तो तीनों के तीनों सिंगल पेरेंट से। पहले तो यही है कि मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, और तीनों सारे के सारे सिंगल पेरेंट से। नहीं भाई, नहीं हो सकता, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक सेट हमें मदर से मिलता है, एक सेट फादर से मिलता है। तो ये कंडीशन हो गई कि यहां हो सकता है कि मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे सेम पेरेंट से डिराइव होते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम बोथ ऑफ विच आर फ्रॉम द सेम पेरेंटल स्पीशीज।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, दैट सेज विच वन डज नॉट अकर एज अ फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट ड्यूरिंग हीट एक्लिमेटाइजेशन। जब एक्सेसिव हीट होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं होती है? इन चारों में से ये बताओ। लोअर्ड थ्रेशोल्ड फॉर स्टार्ट ऑफ स्वेटिंग, ऑब्वियसली अगर गर्मी बढ़ती है तो हम बहुत जल्दी जल्दी स्वेटिंग शुरू करते हैं। सही बात है कि हाँ, स्वेटिंग जो है वो बहुत जल्दी जल्दी शुरू हो जाती है, मॉर्निंग में ही हम स्वेट करना शुरू कर देते हैं, तो ठीक है। इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, जो आपका कार्डियक आउटपुट है उसको स्टेबलाइज कर दिया जाता है। तो ये याद रखना कि जब हीट एक्लिमेटाइजेशन होता है, आपकी बॉडी जब हॉट टेम्परेचर से अडेप्ट करती है, तो आपके कार्डियक आउटपुट को स्टेबलाइज किया जाता है। थर्ड, इंप्रूव स्किन ब्लड फ्लो, स्किन पे जो ब्लड फ्लो है उसको अच्छा किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन कहता है इंक्रीज सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्वेट। एक चीज सोच के देखो, गर्मियों में हमें इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो क्या हम एक्सेसिव अमाउंट में अगर सॉल्ट को रिलीज करेंगे स्वेट के साथ, तो हमें हमारे सॉल्ट लॉस नहीं होगा, सॉल्ट की कमी नहीं हो जाएगी बॉडीज में। दैट इज, जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्वेट प्रोड्यूस करती है, वो ठीक है। तो अगर उतने ही जिस अमाउंट में हमारा स्वेट प्रोड्यूस हो रहा है, उसी अमाउंट में हमारी बॉडी सॉल्ट लूज करना शुरू कर दे, तो क्या बॉडी में सॉल्ट की कमी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो जब हीट एक्लिमेटाइजेशन होता है उस टाइम पे आपका स्वेट बढ़ना या स्वेट प्रोड्यूस होना बढ़ जाता है, स्वेटिंग बढ़ जाती है, लेकिन आपके स्वेट में जो सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? ताकि जितने अमाउंट में स्वेटिंग हो रही है, अगर उतना ही सॉल्ट बाहर चला गया बॉडी से, तो बॉडी में सॉल्ट की कमी हो जाएगी, विच इज नॉट फेवरेबल। तो इस चीज को ध्यान से पढ़ना था कि जिस अमाउंट में स्वेट बढ़ता है, क्या उसी अमाउंट में सॉल्ट बढ़ता है स्वेट में? नहीं, क्योंकि कमी नहीं करनी है, बैलेंस रखना है बॉडी को। तो ये है आपका फोर्थ ऑप्शन, इंक्रीज सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्वेट। अब इससे जैसे आपको लास्ट वाले में बताया था, तो इससे आपको क्या समझ में आया? नोट्स वाली नोटबुक में लिख लोगे कि जब हीट एक्लिमेटाइजेशन होता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। लोअर थ्रेशोल्ड ऑफ स्टार्ट ऑफ स्वेटिंग, मतलब एक छोटे से, मतलब थोड़ी सी गर्मी पे भी हमें स्वेटिंग शुरू हो जाती है। मतलब हमारी बॉडी बहुत लंबे टाइम का वेट नहीं करती है, बहुत हाई टेम्परेचर का वेट नहीं करती है फॉर स्टार्टिंग ऑफ स्वेटिंग। तो ये तीनों चीजें वहां पर लिख लेना ताकि आपको याद रहे। और ये भी जरूर याद रखना कि जैसे जैसे स्वेट बढ़ता है वैसे वैसे सॉल्ट कंसंट्रेशन को नहीं बढ़ाया जाता, क्योंकि उसकी वजह से सॉल्ट की कमी हो जाएगी बॉडी में, दैट इज नॉट फेवरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान है क्वेश्चन, सीधा सीधा। इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर क्लियरली सीन ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कब दिखते हैं आपको क्रोमोसोम्स? दैट इज ड्यूरिंग द एम फेज, मेटाफेज में आपको क्रोमोसोम्स जो है वो क्लियरली दिखने लग जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकली ट्रू ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज। इन्वेसिव स्पीशीज क्या होते हैं? इन्वेसिव स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जिनको हम कब दूसरी जगह पे लेके जाएं, ट्रांसफर करें और वहां पर वो वहां की बायोडाइवर्सिटी को ओवरटेक कर लें। ये क्या स्पीशीज हैं? स्पीशीज दैट ओवरटेक biodiversity of a non-native area। तो मैं बहुत अच्छा लगेगा मुझे, तो आपके लिए काम है कि ये जो एग्जाम्पल है आपके इन्वेसिव स्पीशीज का, मैं सुनना चाहूंगी। एग्जाम्पल है जो इन्वेसिव स्पीशीज का, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप सब एग्जाम्पल्स बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट, क्या क्या एग्जाम्पल है इन्वेसिव स्पीशीज के? सबसे पहले इन्वेसिव स्पीशीज है क्या? वो ऐसे स्पीशीज जिनको जब हम कभी दूसरे, उनके नॉन नेटिव, मतलब जहां पर वो ओरिजिनली प्रेजेंट है उसके अलावा किसी दूसरे जगह पे ले जाएं, तो वो वहां की बायोडाइवर्सिटी, वहां के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को भी ओवरटेक कर लेते हैं, अपने आप को इतना ज्यादा स्प्रेड कर लेते हैं। तो ध्यान से सोचना, अब बताना है कौन सा सही है इन्वेसिव के लिए, ठीक है? तो ऑप्शन है दे आर सिलेक्टेड, दे आर केस सिलेक्टेड, दे आर हैबिटेट स्पेशलिस्ट, दे आर ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। क्या हमेशा इन्वेसिव स्पीशीज ह्यूमन इंट्रोड्यूस करते हैं? नहीं। देन है दे आर हैबिटेट स्पेशलिस्ट। अगर वो अपनी हैबिटेट स्पेशलिस्ट होते, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने नेटिव एरिया में ही सरवाइव कर पाते, तो क्या दूसरी जगह जाके इन्वेड कर पाते? नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि जो एक बच्चा होता है जिसको सारे
सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप उसको कोई भी सब्जेक्ट दो, वो बहुत अच्छे से इसको परफॉर्म कर लेता है। लेकिन जैसे अगर हम स्पेशलिस्ट टीचर्स होते हैं कि कोई टीचर जो है वो मैथ्स पढ़ाने में बहुत अच्छा है, तो अगर आप उसको कहोगे कि केमिस्ट्री पढ़ा दो, क्या वो इतने अच्छे से पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। सिमिलरली अगर वो अपनी हैबिटेट के लिए स्पेशलिस्ट है कि उसको जो अपनी नेटिव एरिया है उसी में रहना अच्छा लगता है, क्या वो दूसरी जगह जाके इन्वेड कर पाएगा, अपने आप को स्प्रेड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। थर्ड है दे आर केस सिलेक्टेड। अब उसको क्या करना है, उसको अपनी पॉपुलेशन को स्प्रेड करना है पूरे एरिया में। तो अगर उसकी पॉपुलेशन उस नेचर पे डिपेंड कर रही है, वहां की कंडीशंस पर डिपेंड कर रही है, वहां की कैरिंग कैपेसिटी पर डिपेंड कर रही है, तो कभी वो अपनी हाईएस्ट पर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। दैट इज केस सिलेक्टेड का मतलब क्या है? कैरिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करती है, ऐसे स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। तो अगर एक इन्वेसिव स्पीशीज है, उसको दूसरी जगह जाके अपने आप को स्प्रेड करना है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन लेके आनी है, अगर वो डिपेंड कर गया कैरिंग कैपेसिटी पर, क्या वो अपने आप को स्प्रेड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे रिसोर्सेज लिमिट होते जाएंगे धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो जाएगी, तो वो ओवरटेक कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए केस सिलेक्टेड नहीं होते, ये हमेशा आर सिलेक्टेड होते हैं। मतलब ये अपनी इंटरनल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पर डिपेंड करते हैं, ये अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी पर रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि ये अपने आप को स्प्रेड कर पाए, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा पाए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप इसको टाइप्स ऑफ स्पीशीज की फॉर्म में ले या आप इसको टाइप ऑफ स्पीशीज की फॉर्म में पढ़ें, या फिर आप इकोलॉजी का आर एंड के सिलेक्टेड पढ़ें, या फिर आप ग्रोथ कर्व भी जब हम देखते हैं, तो ये सभी टॉपिक इकोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको सबसे पहले आर और के सिलेक्टेड जो स्पीशीज है उनके डिफरेंसेस पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा आता है और सिंपल सा क्वेश्चन होता है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी होती हैं, मैच करके ये बताना होता है कि इनमें से कौन सी है जो आर की है, इनमें से कौन सी है के की है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए। सेकंड ग्रोथ कर्व, जो मैंने शायद लास्ट टाइम भी बोला था आप लोगों को। और फिर है टाइप्स ऑफ स्पीशीज, इन्वेसिव, ये जो सारे कीटोन स्पीशीज, आप अम्ब्रेला स्पीशीज पढ़ते हो वो भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये हो गया आपकी हेल्प के लिए, यहाँ पर इन्वेसिव स्पीशीज की सारी प्रॉपर्टीज हैं। हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, अगर हाई रिप्रोडक्टिव रेट होगा, हाई रिप्रोडक्शन की पोटेंशियल होगी, तभी जल्दी जल्दी अपने आप को स्प्रेड कर पाएगा। ऑल रिप्रोडक्टिव मोड, सेक्सुअल एसेक्सुअल सभी मोड्स को फॉलो करेगा, तभी तो हाईएस्ट पोटेंशियल पर रिप्रोड्यूस करेगा। उसके बाद नेग्लिजिबल और शॉर्ट डोर्मेंसी, ये नहीं होना चाहिए कि नई जगह पर जाया और डोर्मेंट स्टेट में चला गया और रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। नहीं, डोर्मेंसी जो होती है, हाँ मतलब ये हो सकता है कि नई जगह पर लेके गए, थोड़ा सा टाइम लेगा, डोर्मेंट स्टेट में रहेगा, उस एरिया से अपने आप को अडेप्ट करेगा और फिर फटाफट रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। तो शॉर्ट डोर्मेंसी पीरियड होना चाहिए। उसके बाद फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी, दैट मीन्स अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने वाला होना चाहिए। उसके बाद हाई डिस्पोजल रेट, अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड कर पाए। ग्रेटर अडेप्टेबिलिटी, पॉलीफैगस एंड ग्रेगेनिस, हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी, दैट मीन्स उसकी जो जेनेटिक्स है उसमें भी वेरिएबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो जल्दी जल्दी अडेप्टेशन शो कर पाए। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर बोल रही हूँ आर एंड के सिलेक्टेड कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पर ही ये वाले सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट सेज, क्या कहता है, द फॉलोइंग आर सिलेक्टेड प्लांट एपोमॉर्फिज। तो ये कुछ एपोमॉर्फिज हैं। एपोमॉर्फिज क्या होती है? स्पेशलाइजेशन, जो कुछ स्पीशीज में मिलती है उनके एंसेस्टर्स में नहीं मिलती थी। एपोमॉर्फिज क्या है? फीचर्स found in a species but not in their ancestor. तो क्या दिया हुआ है हमें? ये कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जो एंसेस्टर्स में नहीं थे लेकिन प्लांट्स में बाद में डेवलप हुए हैं। सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ जाइलम, डेवलपमेंट ऑफ क्यूटिकल, डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ यूस्टिल। विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द कलेक्ट इवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या बताना है? ये 4 चीजें हैं जो प्लांट्स में डेवलप हुई, आपको ये बताना है किस सीक्वेंस में इनका डेवलपमेंट होगा, कि पहले पहले कौन सी एपोमॉर्फी आई होगी, फिर कौन सी, ये बताना था। सीधी सीधी चीज सोच सकते थे। यू स्टील क्या होता है? यू स्टील होता है वेस्कुलर बंडल
with xylem and phloem. ठीक है, तो यू स्टील क्या क्या होता है? यू स्टील है एक ऐसा वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम, आपको पता होगा वेस्कुलर बंडल का जो डेवलपमेंट था वो प्लांट्स में सबसे लास्ट में हुआ, तो यू स्टील डेफिनेटली सबसे लास्ट में आया होगा, तो यहां से ऑप्शन कट कर सकते थे। अगर यू स्टील लास्ट में बना था तो दैट मीन जाइलम और फ्लोएम भी उसी टाइम पे बने थे। यू स्टील अगर लास्ट में बना था तो उससे थोड़े टाइम पहले तो जाइलम फ्लोएम बने होंगे, तो अगर ये लास्ट है, फोर्थ है, तो इससे पहले क्या बना होगा? जाइलम बना होगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा था जहां पे जाइलम इससे पहले बन रहा था, इसमें तो था ही नहीं। और खुद भी सोच सकते थे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई सबसे पहले क्या बना होगा? क्यूटिकल बना होगा, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को अलग अलग किया गया, उसके बाद जाइलम बना, उसके बाद बना यू स्टील, दैट वाज सीक्वेंस इज सबसे पहले क्यूटिकल बना 2, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट बना, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन को अलग किया गया, उसके बाद फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ जाइलम हुई और लास्ट में यू स्टील बना। तो दिस इज हाउ द इवोल्यूशन अकर्ड। तो कुछ कुछ टॉपिक्स में ना, कुछ टॉपिक्स नहीं, कुछ क्वेश्चन में ट्राई किया करो, अभी तो प्रैक्टिस वाले सेशंस कर रहे हो, तो कुछ टॉपिक को ट्राई किया करो कि अपनी कॉमन सेंस भी यूज कर पाओ, ठीक है, तो उससे खुद को भी कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छा भी लगेगा, उसके साथ साथ उस एग्जाम के टाइम पे भी आपको कॉन्फिडेंट रहेगा कि मैं कर सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये मत सोचा करो कि हर चीज नहीं पढ़ी तो मेरे को नहीं आता, नहीं, कोई कोई क्वेश्चंस कॉमन सेंस से भी हो जाते हैं, तो दैट इज द की। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। इंडिया में कौन सा फॉरेस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया जाता है? दैट इज योर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसका सबसे ज्यादा एरिया है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है रिकॉग्निशन ऑफ टीआरएनए बाय अमाइलो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। Which of the following statements about the recognition of tRNAs by their cognate amino acid tRNA synthetase is correct? ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो बताती है कि अमाइलो एसाइल tRNA सिंथेटेज अपने स्पेसिफिक tRNA को कैसे आइडेंटिफाई करता है। तो आपको याद रखना है ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये जो रिकॉग्निशन है, वो डिपेंड करता है tRNA की करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पर। दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पर और दूसरी डिपेंडेंसी होती है ऑन योर एंटीकोडोन। कुछ में एंटीकोडोन को आइडेंटिफाई किया जाता है, कुछ में करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू दोनों के बीच में आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस मैच करते हैं। लास्ट वाले ऑप्शन देखो क्या कहते हैं, अमाइलो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज कैन नॉट अमाइलो एसाइलेट अ टीआरएनए दैट लैक्स द कंजर्व्ड मॉडिफिकेशंस इन द टीपीसीपी लूप। तो ये तो है ही नहीं। नेक्स्ट, अमाइलो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज कैन नॉट अमाइनो एसाइलेट अ टीआरएनए दैट लैक्स द कंजर्व्ड मॉडिफिकेशन इन डीएचयू लूप। ये भी इनकरेक्ट, क्योंकि इन दोनों का कोई रोल नहीं है आइडेंटिफिकेशन में। Next, amino acyl tRNA synthetase recognize their cognate tRNA by the exclusive recognition of your anticodon। क्या सिर्फ और सिर्फ एंटीकोडोन, एक्सक्लूसिव मीन सिर्फ और सिर्फ एंटीकोडोन का रोल होता है? नहीं, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। amino acyl tRNA synthetase recognize their cognate tRNA by recognition of their anticodon in some tRNAs only। जैसे मैं आपको बोला, कुछ में एंटीकोडोन का आइडेंटिफिकेशन होता है, कुछ में करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन का, जिसकी वजह से करेक्ट आइडेंटिफिकेशन होती है। तो ये है प्रोसेस कैसे होता है। प्रोसेस इज एक्चुअली कैसे एडिशन होता है। सबसे पहले अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है जिसके ऊपर अमाइनो एसिड बाइंड करेगा यूजिंग द एटीपी। उसके बाद यहाँ पर जुड़ेगा आपका टीआरएनए। टीआरएनए और अमाइनो एसिड के बीच में होगा बॉन्ड फॉर्मेशन। फाइनली ये रिलीज हो जाएंगे, चार्ज्ड टीआरएनए रिलीज हो जाएगा एंड योर एएमपी इज आल्सो रिलीज। तो आपको याद रखना है जो चार्जिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो टीआरएनए का जो चार्जिंग का प्रोसेस है उसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीशीज रिचनेस कैन बी मेजर्ड विद। रिचनेस का मतलब क्या होता है? अमीरी, ठीक है। तो एक जगह की आप अमीरी कैसे पहचानोगे, स्पीशीज के टर्म्स में अमीरी कैसे पहचानोगे? जितने ज्यादा घर
रिच पर्सन कौन सा होता है? जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। तो ऐसा ही एरिया जिसमें बहुत सारे स्पीशीज होंगे वो आपका स्पीशीज रिचनेस एरिया होगा। तो क्या होने वाला है? एक ऐसा एरिया जिसमें नंबर ऑफ स्पीशीज सबसे ज्यादा होंगे वो स्पीशीज रिचनेस कहलाएगा। तो याद रखना, स्पीशीज रिचनेस किससे रिलेट करता है? कितनी अलग अलग टाइप ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है। तो इस चीज को याद रखना जरूरी है। रिचनेस रिलेट्स टू नंबर ऑफ स्पीशीज, जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज उतना रिच एक एरिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें सब कुछ खुद दिया हुआ था। दैट इज द बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट डिफाइंस स्पीशीज एज अ ग्रुप ऑफ populations that are reproductively isolated from others। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज क्या है? एक स्पीशीज दूसरे से कैसे अलग है? क्योंकि वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, ठीक है। However, this definition is not applicable to groups where sexual reproduction has not been observed। लेकिन जो डेफिनेशन है स्पीशीज की, हम किस में नहीं मानते? उन ऑर्गेनिजम्स में नहीं मानते जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है जी। is extremely rare। choose the correct option of organism where biological species a concept। तो क्या बोल रहे हैं? एक कॉन्सेप्ट ये कि बायोलॉजिकल स्पीशीज क्या होते हैं? एक स्पीशीज दूसरे से अलग क्यों है? क्योंकि वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब ये किस पे डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती? उन पे अप्लाई नहीं होती जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते। दो स्टेटमेंट्स हैं, अब बताओ कि इनमें से कौन सी है जिसपे ये स्टेटमेंट अप्लाई नहीं होगी? तो ऑब्वियसली कैसे बात, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते वो आपके इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो दैट इज साइनोबैक्टीरिया एंड यूग्लिनोफाइटा, दैट वाज ऑप्शन नंबर डी। तो चट लो, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। सो दैट इज द आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम्स इज नोन टू अकर इन इंडिया। कौन से बायोम्स इंडिया में मिलते हैं? तो ये है आपके एल्पाइन ग्रासलैंड्स मिलते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है दैट सेज कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है जिससे आप अल्फा हेलिक्स, अल्फा 310 हेलिक्स और अल्फा पाई हेलिक्स को डिफरेंशिएट करते हो? तो दैट इज बाय योर 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम एक्सचेंज। So this is all about this lecture। I hope आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे होंगे, आपकी रिवीजन हो पा रही होगी, PYQ सॉल्व करने में आपको हेल्प हो पा रही होगी। और मैं जरूर जानना चाहूंगी इन्वेजिव स्पीशीज के एग्जाम्पल्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, वर्क हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।